पेपर के अंदर आएंगे। इसी तरह और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हासिल करने के लिए बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देख लेते हैं बच्चों, पहला शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है। डिफाइन मेटाबॉलिज्म, डिफरेंशिएट बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। दूसरा देख लेते हैं, डिफाइन एंजाइम, डिफरेंशिएट बिटवीन कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है बच्चों। तीसरा देख लेते हैं, डिफाइन ऑप्टिमम पीएच एंड आल्सो राइट द नेम ऑफ एंजाइम विच वर्क एट लो और हाई पीएच। ठीक है बच्चों। चौथा देख लेते हैं, डिफाइन इनहिबिटर एंड डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है जो बच्चों मैंने आपको पढ़ाए हैं। ये बच्चों इंशाल्लाह आपके पेपर के अंदर आएंगे। तो इनके आंसर्स देख लेते हैं बच्चों। पहला बच्चों था डिफाइन मेटाबॉलिज्म एंड डिफरेंशिएट बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। इसका आंसर देख लेते हैं। ये मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन है। मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस अकर विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ। क्या कहता है बच्चों, मेटाबॉलिज्म वो सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। बच्चों आपकी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उन सबको क्या कहते हैं बच्चों, मेटाबॉलिज्म। जितने भी डाइजेशन के प्रोसेसेस हो रहे हैं और जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो सारे क्या हैं बच्चों, मेटाबॉलिज्म। देयर आर टू सबसेट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। क्या कहता है बच्चों, मेटाबॉलिज्म के दो सबसेट्स हैं। सबसेट्स मतलब बच्चों टाइप्स, यानी उसकी दो टाइप्स है, दो किस्में हैं। कौन कौन सी, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कितनी टाइप्स है बच्चों मेटाबॉलिज्म की, दो। एक कौन सी है, कैटाबॉलिज्म, और एक है एनाबॉलिज्म। इनके दरमियान अब हमें फ़र्क करने का कहा गया था, तो हम देख लेते हैं इनके दरमियान फ़र्क। पहले कैटाबॉलिज्म का। कैटाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस। क्या कह रहे हैं बच्चों, कैटाबॉलिज्म वो मेटाबॉलिज्म की टाइप होती है जिसके अंदर बच्चों कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को, यानी पेचीदा मॉलिक्यूल्स को, लार्ज मॉलिक्यूल्स को किसमें ब्रेक किया जाता है, सिंपलर वंस में, यानी जो सादा होते हैं, जो छोटे होते हैं उनके अंदर। एनर्जी रिलीजिंग इन दी प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, एनर्जी रिलीज होती है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू CO2 एंड H2O टू गेट एनर्जी। बच्चों भी सेलुलर रेस्पिरेशन का लफ्ज आया, हो सकता है कुछ बच्चों को ना समझ आ रही हो, तो जाके लेक्चर नंबर 3 देखें बच्चों। उसके अंदर मैंने सेलुलर रेस्पिरेशन उसकी दोनों टाइप्स को डिटेल में समझाया है। जल्दी जाके देखें बच्चों, पहले सारे लेक्चर देखें फिर आए अगला लेक्चर देखने, फिर जाके आपको समझ आएगी। तो देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन एक रिएक्शन है जिसके अंदर बच्चों ग्लूकोज को किसमें किया जाता है, किसमें ब्रेक डाउन किया जाता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और H2O वाटर के अंदर। क्या हासिल करने के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए। देखें ऊपर लिखा हुआ था कि एनर्जी रिलीजिंग के प्रोसेस के लिए। आगे देख लेते हैं बच्चों, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर वंस। क्या कह रहा है बच्चों, अब देखें एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म के बिल्कुल उल्ट है। इसमें बच्चों जो सिंपलर वंस है, यानी छोटे जो मॉलिक्यूल्स है उनको जोड़ के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, यानी पेचीदा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। आगे देख लेते हैं। दिस प्रोसेस कंज्यूम्स एनर्जी, इस प्रोसेस में बच्चों एनर्जी इस्तेमाल होती है। क्या होती है, एनर्जी इस्तेमाल होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस, i.e. CO2 एंड H2O आर जॉइंट टू मेक ग्लूकोज। क्या कह रहे हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस। अब वही बच्चों लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने फोटोसिंथेसिस बताया क्या होता है, किस केमिकल के जरिए होता है, पहले वो जाके देखें बच्चों। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके जरिए CO2 और H2O को मिलाया जाता है ग्लूकोज बनाने के लिए। क्या किया जाता है बच्चों, CO2 और H2O को मिलाते हैं जिससे क्या बनता है, ग्लूकोज। आगे बच्चों था डिफाइन एंजाइम्स एंड एक्सप्लेन कोफैक्टर्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। एंजाइम देख लेते हैं। एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। एंजाइम जो है बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। अब कैटालिस्ट बच्चों क्या होता है, कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट को, यानी रिएक्शन की स्पीड को तेज करता है। रिएक्शन की स्पीड को क्या करता है, तेज करता है। लेकिन बच्चों वो प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल नहीं होता। ये आपने कैटालिस्ट डाला है ना, तो आप जब रिएक्शन एंड होगा ना तो आपको वो ऐसी साबित का साबित मिल जाएगा। डेट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। क्या कह रहा है बच्चों, ये वही बात जो कैटालिस्ट है। बहरहाल इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये बायोलॉजिकल होते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं नेचुरली। एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं बच्चों, जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, यानी तेज करते हैं, लेकिन वो प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं होते बच्चों।
आगे आप कोफैक्टर्स देख लेते हैं। मैनी एंजाइम्स रिक्वायर एडिशनल नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टू बी फुल्ली एक्टिव। क्या कह रहा है बच्चों, बहुत से एंजाइम्स वो होते हैं जिन्हें नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, अब इधर नॉन प्रोटीन का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि एंजाइम्स तकरीबन प्रोटीन ही होते हैं, वो अमीनो एसिड से बने होते हैं और अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बने होते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि एंजाइम्स तकरीबन प्रोटीन होते हैं। लेकिन कुछ बहुत ज्यादा एंजाइम्स होते हैं जिन्हें नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं। कौन से मॉलिक्यूल्स? जो नॉन प्रोटीन होते हैं, यानी वो अमीनो एसिड से बने नहीं होते, फुली एक्टिव होने के लिए, यानी पूरी तरीके से अपना काम करने के लिए। दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कोफैक्टर्स। उनको क्या कहते हैं बच्चों? कोफैक्टर्स कहते हैं। जिनको बच्चों नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं अपना काम करने के लिए, उनको क्या कहा जाता है? कोफैक्टर्स। क्या कहा जाता है? कोफैक्टर्स। There are two main groups of cofactors, i.e. organic cofactors and inorganic cofactors. क्या कह रहे हैं बच्चों? कोफैक्टर्स की आगे दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी दो टाइप्स? ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। देख लेते हैं। Inorganic cofactors include metal ions like iron and magnesium ions. Organic cofactors are two types, i.e. prosthetic group and coenzyme. क्या कह रहा है बच्चों कि जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं ना, उसमें मेटल आयंस, मेटल वगैरह शामिल होते हैं, और जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं उनकी मजीद दो टाइप्स हैं। ये देखें बच्चों, ये खुद में ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर से बच्चों 5 शॉर्ट क्वेश्चंस निकलते हैं, इसलिए मैंने आपके पेपर के अंदर शामिल किया। आगे प्रोस्थेटिक ग्रुप देख लेते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप आर टाइटली बाइंड टू एंजाइम। जो बच्चों प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं वो एंजाइम से टाइटली बाइंड होते हैं, यानी मजबूत तरीके से, पुख्ता तरीके से, सख्त तरीके से। एग्जाम्पल क्या? सर्टेन विटामिन एंड हीम ग्रुप। क्या कह रहा है बच्चों? सर्टेन विटामिन, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, मतलब कुछ विटामिन, सारे नहीं, सर्टेन। और हीम ग्रुप, हीम जो आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी हीमोग्लोबिन। आगे कोएंजाइम देख लेते हैं। कोएंजाइम लूजली बाइंड टू एंजाइम एंड मे बी रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्या कह रहे हैं बच्चों? जो कोएंजाइम होते हैं वो लूजली बाइंड होते हैं। क्या होते हैं? लूजली बाइंड, और वो रिएक्शन के दौरान रिलीज भी हो जाते हैं, यानी रिलीज हो जाते हैं, उससे टाइटली बाइंड नहीं होते, इन रिएक्शन के दौरान रिलीज हो जाते हैं, यानी खुल जाते हैं। मैनी विटामिन एंड न्यूक्लियोटाइड्स। अब देखिए, आप कहेंगे मैनी विटामिन यानी बहुत से विटामिन, तकरीबन तकरीबन सारे विटामिन। और न्यूक्लियोटाइड्स बच्चों मैं आपको कह रहा हूँ कि पिछले लेक्चर्स पे ग्रिप करें भी, न्यूक्लियोटाइड्स का इधर लफज आया। न्यूक्लियोटाइड्स को बच्चों मैंने लेक्चर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन में इतनी डिटेल से समझाया ना, अब वो जाके देखें, आपको मजा आ जाएगा बच्चों पढ़ के, इसलिए पहले लेक्चर नंबर 6 देखें, अगले लेक्चर पे जंप ना करें। आगे ऑप्टिमम पीएच। इट इज द स्पेसिफिक पीएच एट विच एंजाइम शो मैक्सिमम एक्टिविटी। क्या कह रहे हैं बच्चों? ऑप्टिमम पीएच वो स्पेसिफिक, यानी वो मखसूस पीएच होती है, वो मखसूस पीएच होती है जिसमें बच्चों एंजाइम्स है ना, एंजाइम वो मैक्सिमम एक्टिविटी करते हैं, मैक्सिमम एक्टिविटी करते हैं। पीएच क्या होता है बच्चों? एक मीटर होता है जिसके जरिए हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक। ठीक है, अब आगे एग्जांपल देख लेते हैं। पेप्सिन इन स्टमक वर्क इन एसिडिक मीडियम। क्या कह रहा है बच्चों? जो पेप्सिन होता है ना स्टमक के अंदर, अब स्टमक के अंदर एक ना एंजाइम होता है, उसका नाम है पेप्सिन। वो क्या करता है? हमारे प्रोटीन की डाइजेशन में काम आता है, यानी जो हम प्रोटीन वगैरह खाते हैं उसको डाइजेस्ट करता है। वो कितने पीएच में काम करता है? 1.2 से लेके 2 तक, 1.2 से लेके 2 तक, यानी ये इसकी पीएच है। देखें, अब जो मीटर होता है ना पीएच वाला, उस पर 7 से पीछे वाले बच्चों सारे एसिडिक होते हैं, और 7 से आगे वाले बच्चों सारे क्या होते हैं? बेसिक। तो देखें, ये 7 से कितना पीछे, इसका मतलब ये हाईली एसिडिक है। तो क्या है बच्चों? हाईली एसिडिक है। ये आगे एक ग्राफ बना हुआ है बच्चों उसका ऑप्टिमम पीएच का, कि किस पीएच पे वो सबसे ज़्यादा काम करता है, देख लें। ये नीचे बच्चों पीएच है 1 2 3 4 5 6, और ये रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट होता है बच्चों स्पीड, और रिएक्शन तो बच्चों आपको पता ही है कि रिएक्शन की स्पीड कितनी है। सबसे ज़्यादा स्पीड बच्चों आप देखें, सबसे ज़्यादा स्पीड किधर है? 2 से करीब करीब, 2 से करीब करीब, ये बच्चों 1.75 होगा, 2 से बिल्कुल करीब है, उधर उसकी सबसे ज़्यादा स्पीड है। ये देखें, ये अब किस तरह बनाया जाता है ये ग्राफ? पहले बच्चों 1 पीएच पे उसकी स्पीड देखी, तकरीबन 0 थी बच्चों। आगे फिर आगे बढ़ाते गए, पीएच बच्चों अब बढ़ाई जा रहे हैं, उसकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है। देखें, पीएच बढ़ाई जा रहे हैं, स्पीड भी उसकी बढ़ती जा रही है। अब जो 1.75 उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी। अब आगे बच्चों जैसे ही आपने और पीएच बढ़ाना शुरू किया, बेस के करीब जाने लग गए, वो गिरने लग गई, और 5 पे आके बच्चों गिर गए उसके। आगे देख लेते हैं।
ट्राइप्सिन इन स्मॉल इंटेस्टाइन वर्क्स इन अल्कलाइन मीडियम। ट्राइप्सिन जो होती है बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, यानी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक एंजाइम होता है ट्राइप्सिन। क्या होता है बच्चों? एक एंजाइम ट्राइप्सिन, वो लिपिड्स की डाइजेशन में काम करता है। ये आप बच्चों 10th क्लास के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अल्कलाइन मीडियम में काम करता है। अब अल्कलाइन बच्चों कहेंगे कि पीएच में अल्कलाइन कहाँ से आ गया? मैंने तो आपको एसिड और बेस समझा है। बच्चों बेस का ही दूसरा नाम अल्कलाइन है, बेस का ही दूसरा नाम अल्कलाइन है। सिंपल लैंग्वेज में समझ लें, जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी आप सिंपल समझ लें कि बेस का ही दूसरा नाम क्या है? अल्कलाइन। अब मैंने क्या कहा था, 7 से आगे वाले सारे बेसिक होते हैं, तो ये देख लें 7 से लेके 8 तक ये काम करता है। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये देखिए 1 पे पहले बच्चों अपने नोटिस किया तो 1 पे तकरीबन 0 था। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ रहा है। जैसे जैसे बच्चों पीएच बढ़ा रहे हैं उसका क्या बढ़ रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन उसका बढ़ रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है बच्चों? उसका इंक्रीज हो रहा है। अब बच्चों ये देखिए एग्जैक्ट 7 पे, 7 से थोड़ा सा पहले बच्चों उसका ऑप्टिमम पीएच चला गया, यानी इस टाइम पे वो मैक्सिमम काम कर रहा है। इस टाइम बच्चों वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? मैक्सिमम। फिर जैसे ही बच्चों अपने और बढ़ाए वो तकरीबन नीचे आ गया, तकरीबन बच्चों 10 पे बच्चों वो नीचे आ गया। आगे बच्चों अब इनहिबिटर्स पढ़ लेते हैं। ये सवाल पढ़ाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 द डिफाइन इनहिबिटर। अच्छा, इनहिबिटर को डिफाइन करना है और फर्क करना है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में। ये बच्चों आप ये अभी 2026 के अंदर बच्चों क्लास 9 बायोलॉजी का पेपर हुआ है, यही लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों आया है आपके पेपर के अंदर। देख लें बच्चों, ये 2026 के अंदर पेपर हुआ है और यही लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों आया आपके पेपर के अंदर। देख लें, फिर आप इस बात से बच्चों अंदाजा करें कि कितनी जिम्मेदारी के साथ बच्चों मैं ये सारा कुछ डिजाइन करता हूँ। तो इसीलिए बच्चों लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इधर सिर्फ बच्चों आपको वही चीजें मिलेंगी जो पेपर के अंदर आनी है, ये नहीं कि जो सा दिल किया वो उठा के रख दिया। इसलिए लाजमी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अब इनहिबिटर की डेफिनेशन देख लेते हैं। Certain substances are called inhibitors. They attach to enzymes and block its activity. This phenomenon is called enzyme inhibition. क्या कह रहा है बच्चों? जो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं ना उन्हें हम इनहिबिटर्स का नाम देते हैं। क्यों? वो एंजाइम के साथ अटैच होते हैं और उसकी एक्टिविटी को रोक देते हैं। उसकी एक्टिविटी को क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। उसकी एक्टिविटी को रोक देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं बच्चों? एंजाइम इनहिबिशन। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं बच्चों? एंजाइम इनहिबिशन। कुछ सब्सटेंसेस बच्चों एंजाइम्स के साथ अटैच होते हैं और उसकी एक्टिविटी को क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। अब कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में फर्क कर लेते हैं। सम इनहिबिटर्स रिजेंबल टू एंजाइम सबस्ट्रेट। बच्चों क्या कहते हैं? कुछ इनहिबिटर्स एंजाइम सबस्ट्रेट से रिजेंबल करते हैं, यानी उससे सिमिलर होते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट क्या होता है बच्चों? सबस्ट्रेट ना वो चीज़ होती है जिसको जिसके रिएक्शन को एंजाइम ने तेज करना होता है। मिसाल के तौर पे एक एंजाइम है ना एमाइलेज, उसका काम है स्टार्च को शुगर के अंदर कन्वर्ट करना। तो उसके अंदर वो स्टार्च के रिएक्शन को तेज कर रहा है ना, यानी स्टार्च के साथ अटैच होगा और उसको तेज करेगा, उसके रिएक्शन को तेज करेगा जिससे वो जल्दी शुगर के अंदर कन्वर्ट होगा। तो फिर उस केस में क्या हुआ? स्टार्च। बच्चों जल्दी कमेंट करें उस केस में स्टार्च क्या हुआ? उस केस के अंदर स्टार्च सबस्ट्रेट हुआ। चलें अगली लाइन पढ़ लेते हैं। दे compete with substrate to attach to active site of enzyme and do not allow substrate to attach। क्या कह रहे हैं बच्चों? वो सबस्ट्रेट के साथ compete करते हैं, यानी लड़ाई करते हैं, कंपटीशन करते हैं, मुकाबला करते हैं किधर अटैच होने के लिए? एक्टिव साइट पे। अब एक्टिव साइट कौन सी जगह होती है? ये एक एंजाइम मिसाल के तौर पे, ये एक एंजाइम है। ये जो बच्चों आपको थोड़ी पॉकेट सी नजर आ रही है, थोड़ी जो जगह अंदर बेंट हुई हुई है, ये एक्टिव साइट है। अब इसको एक्टिव साइट क्यों कहते हैं? क्योंकि इधर सबस्ट्रेट अटैच होगा और इधर से वो रिएक्शन को तेज करेगा। यही वो जगह है जिधर से रिएक्शन ने तेज होना। ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या इसकी? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इसकी क्या एग्जाम्पल? बच्चों मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसको मेरी बात पे शक हो रहा है वो पेपर खोल के देखिए, ये पेपर के अंदर आया है आपके क्लास 9 बायोलॉजी के। हम अंदाजा करें कितनी जिम्मेदारी से बनाते हैं इन सबको। तो इसलिए बच्चों सब्सक्राइब लाजमी करें चैनल को इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हासिल करने के लिए। चले आगे देख लेते हैं। बच्चों पेपर इन्हीं में से बनना है और कहीं से नहीं बनना है। ये जो बच्चों मैंने आपको शो करा रहा हूँ ना सारे चैप्टर्स के, इन्हीं में से पेपर बनना है, बाहर से कुछ भी नहीं आना। चले नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। दे डू नॉट हैव सिमिलरिटी टू एंजाइम सबस्ट्रेट। अच्छा ये देखें, अभी ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स थे वो रिजेंबल करते थे, यानी सिमिलर थे। अब जो नॉन कॉम्पिटिटिव है
वो सिमिलर नहीं होते, यानी रिजेंबल नहीं करते, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। They do not attach to active site of enzyme, rather they attach to other location and change overall shape of enzyme। क्या कह रहा है बच्चों, ये एंजाइम की एक्टिव साइट पे अटैच नहीं होते। ये देखिए ये है ना एंजाइम, ये एंजाइम की एक्टिव साइट पे अटैच नहीं होंगे। देखिए ये एक्टिव साइट है, इधर वो अटैच नहीं होंगे, इस जगह पे जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूँ, इधर अटैच नहीं होंगे, वो किसी और जगह पे, मिसाल के तौर पे इधर अटैच हो गए, इधर अटैच होंगे तो वो एंजाइम की मुकम्मल शेप को चेंज कर देंगे। पहले एंजाइम की शेप ये है ना, फिर कुछ और हो जाएगी, शेप को क्या कर देंगे बच्चों, चेंज कर देंगे। जिससे क्या होगा, शेप चेंज से क्या होगा, सबस्ट्रेट डज नॉट फिट इन दी चेंज एक्टिव साइट। जो सबस्ट्रेट है बच्चों इस चेंज्ड एक्टिव साइट में फिट नहीं हो पाएगा, फिट नहीं हो पाएगा। अब इसकी मिसाल देख लेते हैं बच्चों, हैवी मेटल्स लाइक मर्करी एंड सर्टेन ड्रग्स यूज्ड इन कैंसर थेरेपी। क्या कह रहे हैं बच्चों, हैवी मेटल्स मतलब भारी मेटल जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसकी मिसाल क्या है, मरकरी और सर्टेन ड्रग्स। मतलब ड्रग्स बच्चों दवाइयों को कहते हैं, कुछ ड्रग्स जो कैंसर थेरेपी के अंदर इस्तेमाल होती हैं, वो भी बच्चों नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स पे मुश्तमिल होते हैं। अब देख लें बच्चों, अब तो आपके सामने सबूत है कि ये क्वेश्चंस पेपर के अंदर आते हैं तो इसलिए लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को हासिल करने के लिए। अल्लाह